अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और कोशिश यही है कि आप लोगों की ग्रामर पर काम किया जाए। कोशिश यही है कि आप लोगों को ग्रामर के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं वो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से हल करूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही इब्तिदा से स्टार्ट किया था, ABC से स्टार्ट किया था और बच्चों वाले तरीक़ों से आपको बताया था, बच्चों वाली बातें कि जी ABC जो है जी वो दो तरह की होती है। ABC को अल्फ़ाबेट कहते हैं या लेटर्स कहते हैं। ABC दो तरह की होती है, एक बड़ी होती है, छोटी होती है। बड़ी को कैपिटल ABC कहते हैं, छोटी को स्मॉल ABC कहते हैं। और फिर हमने कहा था कि जी इसमें जो A-E-I-O-U हैं उसको वाउल्स कहते हैं। बाकी जितने भी ABC के हरूफ हैं A-E-I-O-U के अलावा उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी हरूफ सही कहते हैं। वाउल्स को हरूफ इल्लत कहते हैं। फिर हमने कहा था A-N एंड D को आर्टिकल्स कहते हैं। फिर हम आगे थे और हमने कहा था कि जी ABC ये जो अल्फ़ाबेट हैं आपस में जब एक ख़ास तरतीब से मिलते हैं तो एक वर्ड, एक लफ्ज़ बनता है। हमने कहा था कि सिर्फ ABC के हरूफ का मिलना ही काफ़ी नहीं है, इनका एक ख़ास तरतीब से मिलना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ पाकिस्तान, आप इसमें देखें पाकिस्तान स्टार्ट लफ्ज़ P से हो रहा है और ख़त्म N पे हो रहा है, पाकिस्तान। अब आप N को शुरू में ले जाएं और P को आखिर में ले जाएं तो बताइएगा कौन सा मुल्क बनता है? ज़ाहिर है कोई भी नहीं, लफ्ज़ ही ख़राब हो गया। और हमने ऐसा नहीं करना, हमने लफ्ज़ों की तरतीब को कायम रखना है, फिर ही हमें उनकी समझ आएगी। वरना हरूफ की तरतीब अल्फाज में ख़राब कर देंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगी। इसी तरह लफ्ज़, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है पेन, ये भी शुरू P से हो रहा है और ख़त्म N पे हो रहा है। आप आगे पीछे कर लें इनको, लफ्ज़ ही ख़राब हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट का सिर्फ मिलना काफ़ी नहीं है, एक ख़ास तरतीब कायम रखना बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर एक प्रॉपर लफ्ज़ सामने आता है। अच्छा, अब जब लफ्ज़ मिलते हैं तो हमने ये बात की थी कि जी दो चीज़ें बनती हैं, उनमें से एक चीज़ की समझ नहीं आती मुकम्मल, नामुकम्मल समझ वो चीज़ देती है, उस चीज़ को हम कहते हैं फ्रेज़। और हमने कहा था कि लफ्ज़ों के मिलने से दूसरी जो चीज़ बनती है उसकी समझ आ जाती है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस, यानी कि जुमला। चलिए, ये तो थोड़ा सा पिछला इंट्रोडक्शन हो गया, ख़ुसूसी तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है ये चैनल या आज ही सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने ये आज ही सब्सक्राइब किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन वीडियोज़ को मुकम्मल तौर पे फॉलो करें। अब ये वीडियो एक तरतीब के साथ मैं बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ग्रामर की प्रॉपर समझ आ जाए। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अज़ीज़ तलबा, आज का टॉपिक है कि जी अंग्रेज़ी के एक जुमले के कितने हिस्से होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी के एक जुमले के मोटे मोटे दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट है, दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट है। लेकिन ये एक जुमले के यही दो हिस्से नहीं होते, इसके अलावा भी दो और हिस्से होते हैं, वो भी मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले हम इन दोनों को ज़रा देख लें। मैं खाना खाता हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। क्या काम कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं जुमले में काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो जो भी जुमले में काम कर रहा होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। असलम साइकिल चला रहा है, असलम सब्जेक्ट है, साइकिल चला रहा है, काम कर रहा है।
नसीमा कपड़े धो रही है, नसीमा सब्जेक्ट है, काम कर रही है, कपड़े धो रही है। तो जो भी जुमले में काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब दूसरे, मैंने कहा था दो मोटे मोटे हिस्से होते हैं एक अंग्रेज़ी जुमले के। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तो दूसरे हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट। अब आप कहेंगे भी ये सर ने कौन से हथियार का नाम ले लिया है प्रेडिकेट, ये तो बड़ी को ख़तरनाक चीज़ लग रही है। प्रेडिकेट से मुराद है जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट को निकाल के बाकी बचे। मसलन यही जुमला ले लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, वो हमने कह दिया, बाकी क्या बचा, खाना खाता हूँ। ये सारा प्रेडिकेट है। असलम साइकिल चला रहा है, असलम तो सब्जेक्ट हो गया, उसको निकाल दें। साइकिल चला रहा है, ये सारे का सारा साइकिल चला रहा है, ये प्रेडिकेट है। नसीमा कपड़े धो रही है, नसीमा सब्जेक्ट हो गया, कपड़े धो रही है, सारे का सारा प्रेडिकेट हो गया। ये मैं जो भी नाम अंग्रेज़ी के ले रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, जुमले के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, मैं जो भी नाम अंग्रेज़ी के ले रहा हूँ ये मैं इस वीडियो के नीचे जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं ये तमाम अंग्रेज़ी के अल्फाज प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ टाइप करके दूंगा। बल्कि मैंने वीडियो में ज़ाहिर दे दिए हैं, आप वहाँ से प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ इनको पढ़ सकते हैं। ये मैं जो भी ले रहा हूँ नाम अंग्रेज़ी के, इस यहाँ पर आप सिर्फ समझें। यहाँ पर ना आप इस बात पर परेशान हो कि सर नाम ले रहे हैं लेकिन कहीं वीडियो में लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ लिखा हुआ, आप समझने के बाद जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दो बड़े हिस्से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो काम करता है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के अलावा जुमले का बाकी हिस्सा होता है। अच्छा, अब प्रेडिकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं अजीज़ तलबा, प्रेडिकेट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं काम को, यानी जुमले में जो भी काम हो रहा होगा वो वर्ब होगा। मैं खाना खाता हूँ, अब आप इसमें देखें कि काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जी खाना खाना, खाना काम, ज़ाहिर है खाना है, काम है। असलम साइकिल चला रहा है, काम क्या हो रहा है, चलाना, साइकिल चलाना, चलाना ज़ाहिर है काम है, साइकिल चला चला के बंदे की टांगें रह जाती हैं। नसीमा कपड़े धो रही है, तो धोना काम है, तो काम को क्या कहते हैं, वर्ब। जो भी काम हो रहा होगा वर्ब होगा। तीसरा हिस्सा जुमले का, मैंने कहा था प्रेडिकेट के अंदर दो चीज़ें छुपी होती हैं। एक चीज़ तो छुपी होती है वर्ब, दूसरी चीज़ जो प्रेडिकेट के अंदर होती है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा है जो जिस पे काम हो रहा होता है। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, खाता हूँ काम है, वर्ब। खाना, खाना जो है ज़ाहिर है मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाने के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो खाना क्या हो गया जी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई ईट फूड, इस तरह समझ लें, आई सब्जेक्ट है, ईट खाना, खाता हूँ, खाता हूँ वर्ब है, फूड यानी कि खाना, तो वो फूड जो है जिस पे काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। असलम साइकिल चला रहा है, असलम सब्जेक्ट हो गया, चलाना काम है, वर्ब हो गया। अब क्या चलाया जा रहा है, किस पे काम हो रहा है, साइकिल, वो ऑब्जेक्ट है।
नसीमा कपड़े धो रही है, नसीमा सब्जेक्ट है, धोना काम है, जाहिर है वर्ब है। किस पे काम हो रहा है, क्या धोया जा रहा है, कपड़े, वो ऑब्जेक्ट है। एक तो ये पहलू हो गया कि जी जुमले के दो हिस्से बड़े होते हैं, सब्जेक्ट है और फिर प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वो है जो जुमले में काम करता है, सब्जेक्ट के अलावा जो जुमले का बाकी हिस्सा होगा वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ को हम वर्ब कहते हैं काम को, और एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस पे काम हो रहा होता है। ये आप अपने अंदर इन चीज़ों को जज़ब कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब मैं इन चीज़ों के दूसरे पहलुओं की तरफ आता हूँ। मैंने कहा कि सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम कर रहा होता है। याद रहे, सब्जेक्ट सिर्फ जुमले में काम ही नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट काम किए बगैर भी सब्जेक्ट हो सकता है। जुमले में जिसकी बात की जाए वो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो काम कर रहा हो ना कर रहा हो। मिसाल है, इट इज़ अ टेबल। इट इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है। अब ये सिर्फ एक मेज़ है, मेज़ कोई काम नहीं कर रहा, ना कोई मेज़ काम कर सकता है, बेजान चीज़ है। लेकिन चूंकि जुमले में बात मेज़ की हो रही है, बताया ये जा रहा है कि ये जो है चीज़, ये मेज़ है, तो ये काम करे ना करे, चूँकि बात इसकी हो रही है, फोकस तवज्जो का इसके ऊपर है, तो ये मेज़ एक सब्जेक्ट है। तो साबित हुआ कि ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट जुमले में काम ही कर रहा हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो भी सब्जेक्ट है। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब, अजीज़ तलबा, वर्ब की बहुत सारी किस्में हैं। मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस वगैरह को, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की कितनी किस्में होती हैं। वर्ब की बहुत सारी किस्में होती हैं और उनका जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के बारे में मैं अभी छोटी मुख्तसर सी बात एक ये कहूँगा कि वर्ब के बग़ैर अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई भी जुमला नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के बगैर हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर जुमला नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बराह रास्त ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी बिल वास्ता और बिला वास्ता। आप इस तरह इसको समझ लें, ये बिल वास्ता और बिला वास्ता। अच्छा चलें, इतनी मैं मुश्किल उर्दू नहीं बोलता हूँ, इसको ज़रा आसान कर देता हूँ कि जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये देखें, ये पेंसिल है मेरे हाथ में, पेंसिल, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मेरे हाथ में है। अब अगर मैं इसको ऑन करके इसके साथ मैं पेपर पर लिखना शुरू कर देता हूँ तो पेपर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेपर मेरा काम पेंसिल के ज़रिए से ले रहा है, डायरेक्ट नहीं ले रहा। मेरा डायरेक्ट काम हो रहा है पेंसिल पे, क्योंकि मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। तो पेंसिल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये मेरे जिस्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जबकि पेंसिल चूँकि पेपर पर लिख रही है तो पेपर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेपर मेरा काम डायरेक्ट नहीं ले रहा, इनडायरेक्टली ले रहा है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और बड़ी सादा सी मिसाल है, ये पीछे आप मेरे बोर्ड देख रहे हैं, मैं डस्टर लेता हूँ, इसको साफ़ करता हूँ। डस्टर चूँकि डायरेक्ट मेरे हाथ में होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो मेरा डायरेक्ट काम ले रहा है, मेरा काम बर्दाश्त कर रहा है, वो मेरे हाथ में है। और बोर्ड मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं अपने हाथ से उसको साफ़ नहीं कर रहा हूँ,
मैं डायरेक्ट उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डस्टर के ज़रिए उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे भी आसान मिसाल लेते हैं, मैं गाड़ी में हूँ, चलें उससे भी आसान, जो आपके सामने चीज़ पड़ी हुई है, मैं सोफ़े पर बैठा हूँ, ये सोफ़ा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेरे बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन ये सोफ़ा फर्श पर पड़ा हुआ है। अब फर्श मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेरा काम डायरेक्ट नहीं ले रहा है, ये मेरा काम सोफ़े के ज़रिए ले रहा है। मेरा डायरेक्ट काम तो सोफ़ा ले रहा है, वो मेरा वजूद बर्दाश्त कर रहा है, तो सोफ़ा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फर्श जिस पे सोफ़ा रखा हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं जो पहली मिसाल की तरफ आना चाह रहा था, अब आता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं उसको अपने हाथों से डायरेक्ट चला रहा हूँ, लेकिन सड़क, रोड जिस पर गाड़ी चल रही है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो मैं डायरेक्ट रोड पे नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट रोड पे पैदल चल रहा हूँ तो वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, लेकिन अभी मैं गाड़ी में हूँ तो गाड़ी मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और गाड़ी सड़क पे चल रही है तो सड़क इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मेरा, वो मेरा काम ले रही है, मैं ही गाड़ी भगा रहा हूँ सड़क पर, लेकिन मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, पहले मेरे कॉन्टेक्ट में गाड़ी है, गाड़ी रोड पे चल रही है। तो अज़ीज़ तलबा, इन बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जी सब्जेक्ट सिर्फ काम करने वाला नहीं होता, जिसके बारे में बात की जाए वो भी सब्जेक्ट है, नंबर एक बात। नंबर दो, वर्ब की बहुत सारी किस्में हैं, वर्ब के बगैर अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई जुमला नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट की दो किस्में होती हैं। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका जो काम है उसको बर्दाश्त कर रहा होता है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका डायरेक्ट काम बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से काम आपका बर्दाश्त कर रहा होता है, तो वो डायरेक्ट आपका काम बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसकी मिसालें मैं दे चुका हूँ। अब ये सभी बातें अज़ीज़ तलबा मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूँगा, आप वहाँ से देखें, उसको लाइक, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप देखेंगे कि मेरी वीडियोस के नीचे जहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके बिल्कुल साथ दो हाथ बने हुए हैं, एक ऊपर इशारा कर रहा है, एक नीचे इशारा कर रहा है। ऊपर वाले का मतलब है वीडियो अच्छी है, नीचे वाले का मतलब है वीडियो ख़राब है, कोई समझ नहीं आई, बकवास है। अब आप लोगों ने इसको लाइक करना है, कमेंट नीचे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा भी इस पे ग्रामर की बहुत खूबसूरत वीडियोस इंशाल्लाह ताला आपको दी जाएंगी, जिससे आपको ग्रामर समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।